दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। पीछे चलो, पीछे चलो सारे। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। खबरों की शुरुआत बेचैन कर देने वाली तस्वीरों के साथ करने जा रहे हैं। साल 2025 न जाने क्या क्या दिखाकर जाने वाला है। अभी पिछले हफ्ते मंगलवार को उत्तराखंड के धराली में फटे बादल की टीस से देश उबर भी नहीं पाया कि आज जम्मू कश्मीर में बादलों के विध्वंस ने तबाही मचा दी। किश्तवाड़ जिले में आज ऐसी कयामत आई कि चंद पलों में दहशत मच गई। दोपहर के करीब 12:30 बजे का वक्त था जब अचानक बादल फाट तबाही ने सभी को डर और दहशत से भर दिया। 100 से ज्यादा लोग पानी और मलबे की चपेट में आ गए। इस त्रासदी में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे तो बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। अब तक 32 शव बरामद हो चुके हैं तो 100 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। किश्तवाड़ में जहां कुदरत का ये कहर बरपा, वहां दहशत की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने वाले हैं। सवाल यह भी कि आपदा के एपिसेंटर पर आखिर लोगों का भारी जमावड़ा क्यों था, ये जगह कितनी अहमियत रखती है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन डर और दहशत से भर देने वाली तस्वीरों को आप गौर से देखिए। बादल फटते ही तूफानी लहरें बहने लगी। ऐसे में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में कोहराम मच गया। कोई कुछ समझ पाता तब तक पानी के प्रचंड वेग में लोग बहने लगे, गाड़ियां तैरने लगी, जड़ समेत पेड़ उखड़कर तिनके की तरह बहने लग गए। जिस वक्त ये तबाही आई उस समय यहां पर भारी भीड़ मौजूद थी, क्योंकि ये जगह सालाना मचैल माता तीर्थ यात्रा का शुरुआती बिंदु है। यहीं से लोग पैदल ही देवी दर्शन को जाते हैं। ऐसे में यहां पर बसें, गाड़ियां, टेंट, लंगर और जितनी दुकानें थीं सब अचानक आई बाढ़ में बहने लग गए। ऐसे में मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों के जवानों और स्थानीय लोगों ने मौत के भंवर में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की। जो खुशकिस्मत थे, जिन तक मदद के हाथ पहुंचे, वो किसी तरह से बच गए, लेकिन जिनकी किस्मत में दगा था वो मौत के मुहाने पर जा पहुंचे। अब जरा दहशत के एक एक पल की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। जब किश्तवाड़ के चशोटी गांव में बादल फटा तब कुछ ऐसा मंजर सामने आया। पहाड़ी जमीन में कई फीट गहरा गड्ढा बन गया और मटमैले पानी का सैलाब बहने लग गया, जिसकी जद में आकर सड़क और पुल तक बह गए। इसी पानी में फंसकर कई श्रद्धालु बहने लगे, कई गाड़ियां बह गईं। इन डरावनी लहरों को देखकर हर कोई वहां पर खौफ से भर गया था। अरे पीछे चलो, पीछे चलो सारे। अरे पीछे चलो, पीछे चलो सारे। अरे पीछे चलो। दूर दराज से यहां पर पहुंचे लोग तीर्थ यात्रा पर रवाना होने ही वाले थे। कोई अपनी गाड़ी से आया था, कुछ लोग बस से पहुंचे थे। इनकी अगवानी के लिए खाने पीने की दुकानें भी गुलजार थीं, लेकिन अचानक अनहोनी हो गई और फिर हर तरफ चीख पुकार मच गई। रोने बिलखने की आवाज से पूरा का पूरा माहौल मातमी हो गया। अपनी आंखों के सामने लोगों को बहते, दम तोड़ते देख लोग सदमे में आ गए। सबको फौरन नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। जैसे तैसे एक दूसरे की उंगली थामकर हाथ पकड़कर जिंदगी बचाने की जंग चली
उफनती लहरों के ऊपर अस्थायी पुल बनाया गया ताकि लोगों को मौत के मुहाने से निकाला जा सके। स्थानीय लोगों ने उफनती धारा के ऊपर लोहे के पाइपों के सहारे ब्रिज बनाया। 2 लोगों ने एक पाइप को दोनों ओर खड़े होकर मजबूती से पकड़ा और फिर इसी के सहारे लोग इस पार से उस पार जा पहुंचे। आपको बता दें कि बादल फटने से मची तबाही में जो पुल बहा, उसी के रास्ते लोग मचैल माता मंदिर पहुंचते हैं। जलतांडव की तस्वीरें कितनी भयंकर थीं, अब उसे भी देखिए। न जाने कितनी गाड़ियां इस आपदा में बर्बाद हो गई। पक्के पक्के मकान जमींदोज हो गए। जहां कुछ देर पहले तक चहल पहल थी, आंखों में बड़े बड़े सपने थे, श्रद्धा थी, भक्ति थी, वो सब चंद पलों में मातमी माहौल में तब्दील हो गया। डैमेज के बाद में इमीडिएटली एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच गया है। सभी जितनी भी रिलीफ रेस्क्यू की ऑपरेशन की टीम्स है वो ऑन जॉब है। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक ना हो और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। चरसोटी से मचैल माता के मंदिर की दूरी करीब 8.5 किलोमीटर की है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल ही माता के भवन तक की यात्रा करते हैं, इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। एक तरह से ये यात्रा का बेस कैंप है। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उसे भी गौर से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग वीडियो मौजूद हैं। पहली तस्वीर आज की है जिसमें चरसोटी का जो बेस कैंप था उसे भारी नुकसान पहुंचा है। पार्किंग में जितनी गाड़ियां खड़ी थीं उसका हाल आप खुद देखकर समझ सकते हैं। जबकि जो दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है वो बादल फटने और बाढ़ के आने के पहले की है। पिछले हफ्ते की ये तस्वीरें हैं। इसमें वही जगह नजर आ रहा है जहां आज तबाही और पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चला गया। इस जगह को श्रद्धालु यात्रा के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी पार्क करके श्रद्धालु पैदल चलते हुए माता के भवन तक पहुंचते हैं। करीब 2 दिनों में ये पैदल यात्रा पूरी होती है वहां। लेकिन बादल फटने की घटना के बाद अब इस पूरे इलाके में तहस नहस जैसी स्थिति है, लिहाजा यात्रा रोक दी गई है। सरकार चरसोटी में एक नया पुल बनवा रही थी। ये उसी का वीडियो है जिस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बनने के बाद श्रद्धालु माता के भवन के करीब तक पहुंच सकते थे। बताया जा रहा है कि आज की घटना में इस पुल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिस चरसोटी में तबाही हुई है वो जगह जम्मू से 295 किलोमीटर की दूरी पर है। जिला मुख्यालय किश्तवाड़ से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। पड्डर तहसील से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है ये हिस्सा। चरसोटी से पैदल यात्रा शुरू करके श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। हर साल इसी महीने में इस वक्त ये यात्रा होती है। बताया जा रहा है चरसोटी में करीब 100 के आसपास छोटी बड़ी गाड़ियां मौजूद थीं। 500 से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। चरसोटी में जब बादल फटने के बाद बाढ़ आई तब बहुत से श्रद्धालु लंगर में खाना खा रहे थे। पूरा का पूरा लंगर तबाह हो गया। अब हम आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो भी चरसोटी का है और हादसे से पहले का। यहां पर श्रद्धालुओं के आने के लिए साफ सफाई करके गांव को व्यवस्थित किया जा रहा था, लेकिन अचानक आ जाए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मचैल की यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर साल शामिल होते हैं। हर साल मंदिर का गेट दर्शन के लिए भादो संक्रांति को खुलता है। इस साल संक्रांति 17 अगस्त को है। ऐसे में इस साल अभी यात्रा शुरू ही हो रही थी कि यह हादसा हो गया। लेकिन पिछले साल की तस्वीरें अब आप देखिए। यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़ जुटी थी कि मंदिर मार्ग पर जाम जैसा नजारा हो गया था। उसके पहले 2022 में तकरीबन 2 लाख श्रद्धालुओं ने यहां की यात्रा की थी। जम्मू कश्मीर की ये तीसरी सबसे बड़ी सनातनी यात्रा मानी जाती है। इसीलिए हर साल इस समय जब यात्रा की शुरुआत होती है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर शामिल होने पहुंचते हैं। इसीलिए अभी ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यात्रा के बेस कैंप पर कितने लोग मौजूद थे। प्रशासन फिलहाल रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ है। और अब आपको मैप पर दिखाते हैं कि जिस जगह बादल फटने से तबाही मची है वो जगह आखिर कहां है। मचैल माता के मंदिर के लिए हर साल चरसोटी से गदा और छड़ी के साथ ये यात्रा निकलती है। यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा, गौर से देखिए इन तस्वीरों को।
हर साल चरसोटी से गदा और छड़ी के साथ यात्रा निकलती है। चरसोटी से मंदिर की दूरी करीब 8 किलोमीटर की है। रास्ता कच्चा है, इसीलिए अभी वहां पैदल ही लोग निकलते हैं और यात्रा के लिए जाते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे किनारे ये यात्रा जाती है, निकलती है। यही चंद्रभागा आगे जाकर चिनाब बन जाती है। चरसोटी और देवी मंदिर के पास का सबसे बड़ा शहर पड्डर है, जो कि मंदिर से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है। किश्तवाड़ जिले के जिस चरसोटी गांव में कुदरत का कहर बरपा, अब उसकी अहमियत के बारे में भी आपको देते हैं जानकारी। यहीं से हर साल में बड़ी संख्या में मचैल माता मंदिर की यात्रा की शुरुआत होती है। आप जो तस्वीरें देखने जा रहे हैं वो मचैल माता मंदिर की है, जो किश्तवाड़ के पहाड़ पर करीब 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर चिनाब नदी के किनारे है। देवी मां के इस मंदिर की यात्रा इस बार 25 जुलाई को शुरू हुई, जो 5 सितंबर तक चलने वाली थी। इस मंदिर में देवी चंडी पिंडी रूप में विराजमान हैं, जहां 1980 के दशक से ही हर साल हजारों लोग देवी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खासकर जम्मू के इलाके के लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। अब आपके सामने अलग अलग तस्वीरें रखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर मंदिर की है तो दूसरी हाल ही में यहां बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं की, जो मचैल माता मंदिर के दर्शन के लिए गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। गृह मंत्री अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लगातार संपर्क में हैं। फिलहाल सभी का फोकस त्रासदी से उपजे हालात से निपटने पर है, लोगों को राहत पहुंचाने पर है। भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं। बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बस्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो। किश्तवाड़ में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। जगह जगह अचानक आई बाढ़ से कैसे घाटी में दहशत का मंजर छाया रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। धरती के स्वर्ग पर प्रकृति का प्रकोप चरम पर है। ये डरावनी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है, जहां बादल फटने से अचानक ऐसा सैलाब आया कि हर कोई सहम गया। लहर लहर कहर बरपा रही है। सैलाब का ऐसा सितम है कि हर किसी को अनहोनी का डर सता रहा है। तूफानी लहरें गांदरबल के मुख्य बाजार तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। भारी बारिश की वजह से पुंछ में मेंधर नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऐसे में पुलिस घूम घूम कर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। पानी का बहाव बहुत तेज है। ये सरदार साहब यहाँ से हट जाइए। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, इस बिल्डिंग में जिनकी भी गाड़ियां हैं, जो भी लोग हैं, यहाँ से हट जाइए। पानी कभी भी आपकी तरफ आ जाएगा। तमाम शहरी से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपना ख्याल रखें, अपने माल मवेशी, बच्चों और अपना ख्याल रखें और पानी के नाले के पास न जाएं और दूसरों को भी जाने से रोकें। पुंछ में बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं कि वो खतरे से खेलने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि ऐसी जगहों पर एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं। वो लोगों को सैलाब से ना गुजरने की नसीहत दे रही हैं। बावजूद इसके लोग जोखिम मोल ले रही हैं। पहलगाम में भी प्रकृति के आगे लोग पस्त हैं। यहाँ लिद्दर नदी समेत तमाम पहाड़ी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं।
कुपवाड़ा में भी कुदरत का क्रोध 7वें आसमान पर दिखा। यहाँ आलम यह है कि हर नाले में पानी का वेग प्रचंड है। कुल मिलाकर मौसम की मार से पूरा जम्मू कश्मीर कर्रा रहा है। डर और दहशत से भर देने वाली तस्वीरें आपने देख ली। और अगर सिर्फ इस साल की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाल की ही बात करें, एक एक करके तमाम जानकारी आपके सामने रखते हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता, 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से बर्बादी हुई। 50 से ज्यादा लोग आज तक लापता हैं। 30 फीट से ऊंचा मलबा धराली की धरती पर जमा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी घटना कल की है। शिमला के पास रामपुर में बादल फटा। गनीमत रही, लोगों की जान नहीं गई, लेकिन भारी नुकसान की खबर यहां से सामने आई। और आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा। 38 लोगों की जान जा चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी हाल की ये तस्वीरें हैं, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इस साल अकेले हिमाचल में 31 बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को जोड़ दें तो 40 से ज्यादा बार बादल इस साल फट चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। तस्वीरें लेह के सासपोल इलाके की आपके सामने रख रहे हैं, जहां श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर तूफानी सैलाब आ गया। पानी ने इस हाईवे पर ऐसा कब्जा जमाया कि लेह और करगिल के बीच आवाजाही ठप हो चुकी है। लद्दाख में कृत्रिम झील फटने से भी बड़ा हादसा हुआ है। यहां जांस्कर नदी पर बना पुल तबाह हो गया। दरअसल जांस्कर नदी का रास्ता रुकने से रंबक गांव में एक कृत्रिम झील बन गई, जो अचानक फटी तो हाहाकारी सैलाब आया और रंबक गांव में नदी पर बना पुल बर्बाद हो गया। इस त्रासदी की वजह से जांस्कर मनाली हाईवे बंद हो गया है। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आखिर कैसे फटते हैं बादल। मौसम विभाग के मुताबिक एक ही जगह पर जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, यानी उम्मीद से ज्यादा, तो उसे बादल फटने की श्रेणी में रखा जाता है। 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कम से कम 100 मिलीमीटर यानी 1 लाख मीट्रिक टन या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो फिर इसे बादल फटना कहते हैं। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बारिश इतनी तेज होती है मानो जैसे आसमान में पानी का बड़ा सा गुब्बारा अचानक फट गया हो और नीचे जमीन पर आकर सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। इस दौरान कभी कभी ओले भी गिरते हैं, बिजली कड़कती है। इस पूरी प्रक्रिया में बारिश के तूफान में ऊपर की ओर बहती हवा की धाराएं भारी मात्रा में पानी को लेकर जाती हैं। अगर बहती हवा की धाराएं अचानक रुक जाए तो तबाही मच जाती है। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी और संपत्ति दोनों को भारी नुकसान होता है, जैसा कि आज किश्तवाड़ में और 5 अगस्त को धराली में देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल की ओर लेकर चलते हैं आपको, जहां कुदरत का कहर जारी है। मशहूर श्रीखंड पर्वत पर बादल फटा। गानवी नदी उफान पर आ गई। राजधानी शिमला के नजदीक रामपुर बुशर में तबाही आ गई। कई घर, दुकान, सेब के बागान, पुल पानी में बहते हुए चले गए। आंखों के सामने लोग बेबस दिखाई दिए। 24 घंटे बीतने के बाद भी वहां पर हालात नहीं सुधरे हैं और अब प्रशासन यहां से लोगों को विस्थापित करने में जुटा हुआ है। नौ दिन बाद लौट आया दहशत का सैलाब। हेलो, सब कोई नहीं है, सब निकल गए। धराली के बाद रामपुर बुशहर में हाहाकार। शाहरुख खान भाई के ढाबे में पानी घुस गया अंदर। ओह माय गॉड। पहाड़ पहाड़ कुदरत का अगस्त मार्च। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया। हिमाचल के रामपुर बुशहर से आई इन तस्वीरों ने धराली के खौफनाक मंजर को फिर से जिंदा कर दिया। पहाड़ से आता मटमैला सैलाब गानवी नदी को हाईजैक कर रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर चुका है। जिसने भी अपनी आंखों से कुदरत के कहर को लाइव देखा वो सहम गया। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया। पानी का वो ये टैंकर जैसा है। कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है ये। पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया दोस्तों। एक बड़ा सा हिस्सा बह रहा है
पानी इतना मटमैला हो चुका है कि पहचानना मुश्किल है कि घर बह रहा है या दुकान या फिर कोई और भारी भरकम सामान। वीडियो के साथ जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है उससे लग रहा है कि ये कोई ढाबा है। शिट, शाहरुख खान भाई के ढाबे में पानी घुस गया अंदर। ओ माय गॉड, चौकी चौकी के पीछे पानी घुस गया दोस्तों। धराली की तर्ज पर ही रामपुर बुशहर का ये वीडियो पहाड़ के दूसरी तरफ से बनाया गया है। कुछ दिन पहले तक रामपुर बुशहर का जो बाजार गुलजार नजर आता था, उसकी बर्बादी को स्थानीय लोग अपने सामने देखते नजर आए। उफनती गानवी नदी का तांडव रामपुर बुशहर में कितना भयानक था, इन तस्वीरों को देखिए। रामपुर की मटमैली लहरें कई फीट ऊपर तक नजर आ रही हैं, जो वहां मौजूद घरों की अच्छी खासी ऊंचाई को भी चुनौती दे रही है। बताया जा रहा है कि रामपुर बुशहर से करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद श्रीखंड में बादल फटा, पूरा का पूरा पानी गानवी नदी के रास्ते सब कुछ बहाकर ले गया, जिसमें इसकी जद में रामपुर बुशहर गांव भी आ गया। आपके एनएच भी बंद पड़े हैं और बहुत सी लिंक रोड भी बंद पड़ी है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये सारी स्थिति सामान्य हो। नदी नाले है इसे तो बिल्कुल अपने आप को अवॉइड करे, और भूस्खलन की भी कई जगह देखने को बात आई है। अपनी ट्रैवलिंग भी मैं समझता हूँ वो भी एक सोच समझ कर उसको भी अपनाया जाए। गानवी नदी का जलस्तर 24 घंटे बाद घटा जरूर है, लेकिन रामपुर बुशहर इलाके में हालात खौफनाक है। किसी का घर मलबे में दब गया है तो किसी के घर में मलबा ही मलबा भरा हुआ है। लोग अपना सब कुछ कमा चुके हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस करके छोटे छोटे नाले, देखो आज ये नाला इतना आता नहीं है, आज ये बहुत ज़्यादा नाला आ गया है। कई जगह मलबा गिर रहा है, जगह जगह सड़कों में दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चों को, ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। रामपुर बुशहर पंच कैलाश में से एक श्रीखंड कैलाश का अहम पड़ाव है। श्रीखंड कैलाश जाने वाले श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर रुकते हैं। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि 23 जुलाई को ही यात्रा का समापन हो चुका था। मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, तभी पहाड़ों से सैलाब घरों की तरह तेज रफ्तार से बढ़ता है। रिहायशी इलाकों को चीर मलबे का सैलाब बहता है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति के मयाड़ वैली की बताई जा रही है, जहां फ्लैश फ्लड से करपट नाले में मड स्लाइड आ गई। गांव मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचा। लाहौल स्पीति की चंद्रभागा नदी का हाल देख लीजिए। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। चंद्रभागा नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश पर मॉनसून की मनमानी भी भारी पड़ रही है। राज्य को 2031 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मॉनसून सीजन में अब तक 241 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 523 पूरी तरह से ढह गए हैं। 312 दुकानें और 2043 पशुशालाएं नष्ट हो गई। लैंडस्लाइड से कई मुख्य मार्ग बाधित हैं। बिजली से लेकर पेयजल का संकट बढ़ गया है। मुश्किल ये है कि अगले 3 दिनों के लिए राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, यानी आसमानी संकट अभी टला नहीं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन महज कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली को मानो बेदम कर दिया हो। दक्षिणी दिल्ली, जो कि राजधानी का पॉश इलाका माना जाता है, उस इलाके में आज सुबह एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। बाइक सवार 50 साल के एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, कमजोर दिल वालों को परेशान कर सकती हैं। सुबह 9:50 का वक्त था। रोड किनारे लगा बड़ा सा नीम का पेड़ सड़क से गुजर रही कार और बाइक पर जाकर गिर जाता है।
इस तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि महज 1 से 2 सेकंड का फर्क रहा होगा। अगर 2 सेकंड पहले बाइक रुक जाती तो जान नहीं जाती। जिस जगह यह घटना हुई वहां रोड पर पानी जमा था, इसीलिए ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त थी। अब आप अपनी घड़ी पर गौर करें। 9:50 का जब वक्त हो रहा था, एक स्कूटी सवार आ रहा होता है, जबकि ऑरेंज रंग का रेनकोट पहना दूसरा स्कूटी सवार पेड़ के नीचे से जा रहा होता है। हमने इस तस्वीर को फ्रीज किया है ताकि आप एक एक सेकंड की कीमत को समझ सके, जान सकें। 9:50 पर वीडियो के फ्रेम में 2 स्कूटी और एक बाइक दिखता है, लेकिन अगले ही सेकंड पेड़ गिरने लगता है। 9:50 पर दोनों बाइक वाले पेड़ की रेंज से निकल जाते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड में अपनी बेटी को साथ लेकर जा रहे 50 साल के सुधीर इस पेड़ के नीचे आ जाते हैं और फिर 9:50 पर बड़ा पेड़ बाइक पर गिर जाता है। मौत और जिंदगी के बीच 5 सेकंड की कीमत को, इन तस्वीरों को अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसके जरिए आपको समझाते हैं कि चंद सेकंड की कीमत आखिर क्या होती है। 2 कार आपको दिखाई दे रही है, गौर से देखिए इन पेड़ को। ये तस्वीरें, 2 कार दिख रही है जिस पर यह विशाल नीम का पेड़ गिरता है। सीसीटीवी में आप टाइम भी देखिए, 9:50 और एक एक करके आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। दोबारा से अगर इसको हम प्ले करेंगे, आप देखिए ये बड़ा सा पेड़ है। 9:50 हो रहा होता है और उस समय ये तमाम गाड़ियां आगे की ओर गुजर रही होती है, कुछ गाड़ियां इधर से पीछे की तरफ जा रही होती हैं। तब तक ये पेड़ गिरना शुरू होता है और उसके बाद 9:58 पर आप देखिए ये बाइक सवार किस तरह से वहां से गुजरते हैं। एक 4 व्हीलर गाड़ी भी चपेट में आ गई, लेकिन दूसरी जो 2 व्हीलर गाड़ी थी उसमें 50 साल के एक युवक सवार थे जिनकी जान चली गई। अब आपको बताते चले अगली तस्वीर, बाइक के साथ बगल में जो 2 कार खड़ी है, पेड़ को अपनी चपेट में, ये पेड़ उसको भी अपनी चपेट में ले लेता है। बाइक के बगल वाली पहली कार जो सफेद रंग की है, उसका ड्राइवर गाड़ी निकाल लेता है, लेकिन जो दूसरी कार थी वो पेड़ के वजन से दब जाती है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संयोग की बात यह रही कि कार में उस वक्त पीछे की तरफ कोई बैठा नहीं था, जो बैठा भी था उस पर पेड़ के वजन का प्रभाव नहीं पड़ा जो लोग इस गाड़ी में मौजूद थे। जो दूसरी कार थी उसकी वजह से बाइक पर पीछे बैठे लड़की की जान बच जाती है। पेड़ का हिस्सा उसके सिर से 1 इंच आगे गिरता है, हालांकि उसका पैर पेड़ में फंसा हुआ नजर आता है। कलेजे को कपा देने वाली ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये पेड़ गिरा ही था, यानी 9:50 से लेकर 10 बजे के बीच की ये तस्वीरें। कुछ लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, कुछ लोग कैमरे में वीडियो कैद करने लगते हैं। एक शख्स ने हादसे का जो वीडियो बनाया, उसकी जुबानी अब इस घटना की पूरी कहानी दिखाते हैं। हमने नीम का वाला पेड़ वो गिर गया है और ये देखो एक कार दब गई है, एक बाइक वाला बेचारा ये तो मर गया है, दब के ही मर गया है। जिस कालकाजी इलाके में आज सुबह यह हादसा हुआ वो इलाका दिल्ली का पॉश इलाका है। पारस चौक, जहां रोड किनारे HDFC का बैंक है, मेन मार्केट में लाखों करोड़ों के मकान हैं, हजारों रुपए किराया देकर लोग अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन बारिश में पूरी की पूरी सड़क पानी से भरी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी थी। ABP न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि करीब 1.5 से 2 घंटे तक दोनों पिता बेटी पेड़ के नीचे फंसे रहे। 2 घंटे बाद क्रेन और कटर मशीन जब पहुंची तब कहीं जाकर पेड़ को काटा गया। इससे पहले 100 से ज्यादा आसपास के लोग पेड़ को हटाने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। ईंट पत्थर के सपोर्ट से पेड़ को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तब तक दोनों तड़पते रहे। कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पर 100 साल पुराना नीम का पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में 3 लोग आए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब ये जो पेड़ है वो गिरा तो उसकी चपेट में 2 लोग जो बाइक सवार थे, पिता और बेटी बताए जा रहे हैं, वो इसके नीचे दब गए और कई घंटे तक
मशक्कत करने के बाद उनको निकाला गया। काफी देर तक तड़पती रही, 1.5 घंटा, 1.5-2 घंटे के बाद ये सब आया। सड़क के पत्थर तोड़ तोड़ के नीचे छोड़ दिया, तो पेड़ को ऊंचा करना चाहा, पर वो आदमी के 100 लगे रहे तब भी कुछ नहीं हुआ। 100 लोग हिला रहे थे हम लोग को इसी बारिश में कि थोड़ा सा ऊपर हो जाए, निकल जाए वो लोग, लेकिन वो हिलने का कहाँ, इतना वजन पेड़ है। 2 घंटे से महिला फंसी हुई थी, तरफ रहा था जो मुझे बचा लो, प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा था। जनता लोग क्या करता, इतने बुरे हाल था। मैं तो यहाँ कालका जी के कोई जल्दी सेवा पानी नहीं है। अब इस हादसे को लेकर 2 तरह की प्रशासनिक विफलता की बात सामने आ रही है। पहली तो ये कि सरकार की मॉनसून को लेकर जो तैयारी थी उसकी पोल खुल गई। प्रशासन की ओर से समय रहते इंतजाम किया गया होता तो 50 साल के सुधीर की जान बच सकती थी। ये तो प्राथमिक स्तर पर सिस्टम के फेल होने का सबूत है। दूसरी विफलता उस वक्त दिखी जब हादसे के बाद 2 घंटे तक मदद का इंतजार होता रहा। समय से अगर राहत बचाव की टीम, ट्रैफिक पुलिस का दस्ता कालका जी के पारस चौक पर पहुंच गया होता तो शायद सुधीर की जान बचाई जा सकती थी। इस साल फरवरी महीने में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। अब एमसीडी में मेयर भी बीजेपी का ही है। बीजेपी के राज में इस तरह का यह पहला हादसा है। दिल्ली में डबल इंजन की बीजेपी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मात्र चंद महीनों में बीजेपी वालों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी को घेरा है। पूर्व सीएम आतिशी ने तो बाकायदा सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। बरसात में हो रहे हादसों के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। कालका जी इलाके से ही चुनी गई हैं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, उन्हीं के इलाके की यह खबर सामने आई है, लेकिन उनकी ओर से बाकायदा पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को जिम्मेदार मानते हुए बर्खास्त करने की मांग की गई है। अब सवाल यह है, कालका जी में जो हादसा हुआ है उसके लिए कौन है जिम्मेदार? एक एक करके जिम्मेदारी तय करते हैं, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेगी, क्या कार्रवाई करेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक एक करके आप जिम्मेदार नंबर 1 दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसके अधीन ये सड़क आती है। दूसरी जिम्मेदारी वन और पर्यावरण विभाग, जिसने इस पेड़ की देखभाल सही तरीके से आखिर क्यों नहीं की। कई ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में कायम है। जवाबदेही, जिम्मेदारी कब तय की जाएगी और दोबारा इस तरह के हादसे नहीं हो, उसको लेकर दिल्ली सरकार अब कदम कैसे आगे बढ़ाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यहाँ जहाँ पर ये पेड़ है वहाँ पर सीवर है और ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार पेड़ों की जो काट छांट है इसको लेकर कई बार शिकायत की, दिल्ली सरकार के लोगों से भी बोला, ऐसे में उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊं तो वो देखिए, तस्वीर ये है कि यहीं पर पीडब्ल्यूडी का थोड़ी ही दूर पर कंट्रोल रूम है, यानी कि यहाँ से करीब 20 से 40 मीटर की दूरी पर ही पीडब्ल्यूडी का कंट्रोल रूम का ऑफिस है और ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की जरूर बनती है कि तमाम लोग जलभराव में फंसे हुए हैं तो उनको लेकर सरकार के द्वारा व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, लगातार हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, जनहित में आगे बढ़ेंगे। और अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है इसको देखकर कुछ लोग सोचे कि न्यूज चैनल वाले भी क्या क्या दिखाते रहते हैं, क्योंकि इस खबर में कुत्ते, कबूतर, गाय, बकरा, मुर्गा, मछली सब कुछ है। जब देश का एक बड़ा नेता आवारा कुत्तों की चिंता में हो, एक दूसरा बड़ा नेता गोमाता के श्राप की बात करता हो, तो आप ही बताएं ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। जब पब्लिक हेल्थ को लेकर कबूतर लड़ाई जा रहे हों, मुर्गा मछली खाने की टाइमिंग पर टकराव हो रहे हों, तो इस पर 5 मिनट का प्राइम टाइम में मंथन करना बनता ही है। वैसे भी हमारा काम खबरों को सेंसर करना नहीं, बल्कि आपको हर सूचना पहुंचाने का है। पूरे देश में इस वक्त जो एनिमल इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रही है, जो पशु प्रेम उमड़ रहा है, उसमें ले देकर 4 सवाल हैं। पहला, ये आवारा कुत्तों को लेकर सड़कों पर रहने का हक इनको है या फिर नहीं है। दूसरा, सड़कों पर भटकती गायों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। तीसरा सवाल, कबूतरों के झुंड को दाना पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चौथा, मुर्गे और बकरे खाने की हर दिन आजादी हो या फिर नहीं हो। गौ माता से शुरू करते हैं, क्योंकि नई नई एंट्री उन्हीं की हुई है।
सबने देखा है सड़कों पर आवारा कुत्ते रहते हैं तो भटकती गायों के झुंड भी रहते हैं। ये कोई एक शहर की बात नहीं है। पटना से नोएडा, जयपुर तक ये भटकती गायें आपको दिख जाएंगी, अलग अलग जगहों पर दिख जाएंगी। कोई भी ऐसा हिस्सा इस देश का नहीं होगा जहां पर इस तरह की तस्वीरें आपको ना मिले। और इसमें आप किसी भी सरकार को 100 में से 70 नंबर नहीं दे सकते कि उसके राज में गौ माताएं भटकती नहीं रहती। लेकिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा कर दिया कि यूपी में गौ माता की बुरी दशा तो यदुवंशी अखिलेश के राज में ही थी और अखिलेश को इसका श्राप भी लग रहा होगा। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। पौराणिक कथाएं सबको पता है कि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, बचपन में ग्वालों के साथ पले। वर्तमान में भी सभी जानते हैं अखिलेश यादव भी यदुवंशी हैं। हालांकि गौ माता की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यादव या यदुवंशी शब्द नहीं कहा, पर अखिलेश उनका हमला समझ गए। अब मुख्यमंत्री जी पे जो हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे, अब सोचिए इनकी सरकार का विजन तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। तेंदुआ पकड़ नहीं पा रहे, तेंदुए से लोगों की जान जा रही है। कुत्ते मार रहे हैं लोगों को। सुनने में आया कि नोएडा सबसे प्रॉस्परस जगह है, सबसे ज़्यादा डॉग्स ने अटैक अगर कहीं किया लोगों को या काटा है तो वो नोएडा में काटा है। सोचिए आप, ये तो इनका विकास है। एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है, लेकिन योगी और अखिलेश में कौन बड़ा गौमाता भक्त है, इस पर आधिकारिक रिसर्च नहीं है। कुछ बयान और आंकड़े जरूर सामने हैं। अखिलेश का बयान था कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए गौशालाएं बनवाती है। हमें सुगंध पसंद है तो हम परफ्यूम पार्क बनवाते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को गोबर में दुर्गंध आती है, इसीलिए वो गायों को कसाईयों के हवाले कर देते हैं। अखिलेश का एक और बयान था, भाजपा जब भी गाय की बात करती है तो समझे बुनियादी शासन और विकास से ध्यान भटकाती रहती है। इस पर सीएम योगी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने गायें लावारिस छोड़ दी थी। उनका दर्द यह है कि उनके कसाई दोस्त नरक में चले गए। बहरहाल यूपी में 2017 से पहले कितनी गायें सड़कों पर भटकती थीं और अब कितनी भटक रही हैं, ये सर्वे का विषय है। देश में 50 लाख आवारा मवेशी हैं, इनमें 12 लाख तो यूपी में ही हैं। हम सारे रिपोर्टर लगाने की सोचे तब भी हमारा काम कठिन रहेगा। इसलिए आगे बढ़ते हुए अब गायों से बात को आगे लेकर आते हैं। बात अब आवारा कुत्तों की चिंता की। आवारा कुत्तों का केस सभी को पता है। जिस तरह से आवारा कुत्तों के झुंड कभी एक बच्चे को कभी दूसरे बच्चे को नोच रहे हैं, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सारे कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का ऑर्डर दे रखा है। और इसी ऑर्डर के खिलाफ पूरे देश में पशु प्रेम चरम सीमा पर है। जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर जॉन अब्राहम, मलाइका अरोड़ा जैसे बड़े बड़े लोग भी आवारा कुत्तों के हक की आवाज बन गए हों, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी बड़ी बेंच बिठानी पड़ी। तो 3 जजों की आज बेंच बैठी, पूरी सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन सुनवाई में क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनवाई में पशु प्रेमियों की पैरवी कई वकीलों ने की है। इनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। दूसरी तरफ पीड़ितों के पक्ष में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी। बचाव पक्ष ने कहा, आदेश ऐसा है जहां घोड़ा गाड़ी में गाड़ी आगे हो, घोड़ा पीछे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यहां ऐसे कई मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। सिब्बल और सिंघवी की ओर से कहा गया, कुत्ते पकड़ने का आदेश गलत है, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। तुषार मेहता की ओर से कहा गया, एक ही वर्ग आवाज उठा रहा है, जो पीड़ित वर्ग है वो चुप है। बचाव पक्ष ने कहा, गलती नगर निगम की है, कुत्तों की नसबंदी क्यों नहीं करा देती। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, नसबंदी वैक्सीन इलाज नहीं है, उसके बाद भी तो कुत्ते काटते ही हैं। सिब्बल सिंघवी ने कहा, दिल्ली में इस साल स्ट्रीट डॉग्स ने किसी को नहीं काटा है। तुषार मेहता ने कहा, कुत्तों से नफरत नहीं है, लेकिन हर रोज 10,000 इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। बचाव पक्ष ने कहा, कुत्ते पकड़े जा रहे हैं जबकि पर्याप्त शेल्टर होम है ही नहीं।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेजा जा सकता, समाधान बेहद जरूरी है। अब कोर्ट के रुख से इतना तो पता चला कि वो आवारा कुत्तों पर कंट्रोल को लेकर नगर निगम से संतुष्ट नहीं दिखता, क्योंकि इनका काम बेहद सुस्त है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक तबका ऐसा है जो आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की बात कर रहा है, तो दूसरा तबका ऐसा है जिसका ये मानना है कि ऐसा भेजना समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन अब जनहित की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालेंगे। 15 अगस्त यानी कल सुबह एक बार फिर पाकिस्तान तब काम जाएगा जब वो लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी झलक देखेगा जिसमें भारत के शौर्य की तस्वीरें होंगी। लाल किला 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। देश के लिए ये गौरवशाली पल होंगे, क्योंकि इस बार ये थीम देश के वीरों के सम्मान में तैयार की गई है। अब मैं आपको बताती हूं कि आजादी के जश्न के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम में क्या क्या खास है। स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया गया है। फूलों की सजावट भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही की गई है। लाल किले पर ध्वजारोहण के तुरंत बाद वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर जब फ्लाई पास्ट करेंगे तो एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा थामे आसमान से गुजरेगा, तो दूसरा तिरंगा लेकर निकलेगा। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की धुन भी बजाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुल 15 वीर चक्र भी दिए गए हैं। हर एक तस्वीरें, हर एक जानकारी कल सुबह से ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देशभक्ति के रंग में पूरा देश अभी से सराबोर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।